गुड मॉर्निंग। आज मैं डीएलएड सेकेंड ईयर का यूनिट 5 आंकड़ों का प्रबंध उसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ डाटा में सबसे पहले जो हमारा एक शब्द है आंकड़े, वो क्या होते हैं उसके बारे में देखिए कि आंकड़े या डाटा क्या होते हैं। तो आंकड़े या डाटा कोई वस्तुओं या सूचनाओं की संख्यात्मक या मात्रात्मक जो जानकारी होती है उनको हम आंकड़े या डाटा कहेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो संख्याओं का वह संग्रह जो सूचना के लिए एकत्रित किया जाता है, वो सारे जो संग्रह है संख्याओं का, वो क्या कहलाएगा? डाटा। अब डाटा को एकत्रित करने का या उनके विषय में जानने का मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज सुधार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, बीमारियों की प्रकोप के विषय में पता लगाने के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए, या फिर चुनाव के जो नतीजे होते हैं, परिणाम जो होते हैं चुनावों में, इनका उपयोग में आते हैं डाटा। फिर जो औद्योगिक कार्य होते हैं उनमें डाटा का उपयोग होता है। फिर वेतन संबंधी जो कार्य होते हैं, जो कर्मचारियों के वेतन होते हैं, उन सभी में भी डाटा का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि डाटा एकत्रित करने का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक व्यापक है। लगभग सभी क्षेत्र में डाटा को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रकार, तो डाटा कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देख रहे हैं हम कि सर्वप्रथम जो डिवीजन है, इनका वर्गीकरण है। पहला लिखा है साधारण वर्गीकरण और दूसरा है समूह के आधार पर वर्गीकरण। तो जो साधारण वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे साधारण वर्गीकरण है, उसका फर्दर डिवीजन है, फिर से उसको दो भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। तो अब ये हम सर्वप्रथम प्राथमिक और द्वितीयक डाटा या आंकड़े क्या होते हैं उनके विषय में जान लेते हैं। तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो जैसे स्वतः ही जो अन्वेषण करता है वो स्वतः ही जाकर के आंकड़े अगर एकत्रित कर रहा है तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो अन्य स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। तो ये आंकड़े जो हैं ये मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। और ये जो आंकड़े होते हैं ये लगभग पूर्व संकलित होते हैं। एक अगर हम साधारण शब्दों में बोले तो ये कच्चे माल की तरह होते हैं, और ये जो आंकड़े होते हैं ये निर्मित माल की तरह माने जाएंगे। फिर इनके संग्रहण में, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में काफ़ी अधिक धन का, समय का और श्रम आदि का की आवश्यकता होती है। और ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये लगभग आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। फिर समूह के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण की बात करते हैं तो समूह के आधार पर इनका वर्गीकरण दो प्रकार से है, असीमित असमूहित या अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा समूहित या वर्गीकृत आंकड़े। तो असमूहित अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं वो छोटे नंबर्स के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जो कम संख्याएं होती हैं जिनमें, उनमें बहुत ही साधारण, उसमें अगर टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं तो पहले हमारी क्रम संख्या हो गई। अब मान लीजिए कि हम मनपसंद कोई विषय है उनके संबंध में कि विद्यार्थी कौन कौन से विषयों को पसंद कर रहे हैं, तो एक मनपसंद विषय का कॉलम बना दिया, एक विद्यार्थियों का कॉलम बना दिया, तो उनकी विद्यार्थियों की संख्याएँ ले ली। तो ये एक बहुत साधारण सी टेबल होती है जिसमें कि ये आंकड़े व्यवस्थित करके और समझाए जाते हैं। फिर दूसरा होता है समूहित या वर्गीकृत आंकड़े, जो कि व्यापक स्तर पर, बृहद लेवल पर बड़े लेवल पर इनको उपयोग में लाया जाता है। समूहित या वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्राप्तांक वर्ष है, तो हमने 0 से, इसमें एक रेंज रहेगी, जैसे कि हमने लिया वर्ष लिया हमने 0 से लेकर के 10, तो इस तरीके से हम और आगे चलते जाएंगे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से हमने ये प्राप्तांक वर्ष ले लिए। दूसरी तरफ हम बालकों की संख्या ले लेते हैं, फिर अंत में जाकर के इनका योग आदि करके फिर हम आंकड़ों को प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया समूहित अवर्गीकृत और समूहित वर्गीकृत आंकड़ों के विषय में। फिर अब देखते हैं हम कि जो आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, वो किस तरीके से किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा की जहाँ बात आती है उसकी भी फिर दो विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष अन्वेषण विधि या अप्रत्यक्ष अन्वेषण विधि। प्रत्यक्ष अन्वेषण विधि में
जो व्यक्ति है वह स्वतः सूचनाओं के संपर्क में आएगा और आंकड़े एकत्रित करेगा। और ये अप्रत्यक्ष अन्वेषण जो विधि है, इसमें अन्य जो स्रोत हैं या फिर विशेषज्ञों के माध्यम से या अनुसूचियां बना करके या फिर प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का एकत्रीकरण का कार्य होगा। अब यहाँ देखते हैं हम कि आंकड़ों का सारणी बनाना, आंकड़ों की सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम एक सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा मैंने एक टेबल बना रखा है यहाँ पर, जिसमें कि मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले हमने क्रम संख्या ले ली है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है उनसे, उनके वजन से, उनके वेट से रिलेटेड सारणी है, ये टेबल है। तो इसमें देखिए वजन लिखा हुआ है जो कि किलोग्राम में है, वजन किलोग्राम में लिया है, 16, 18, 20, 22 जितना भी वजन है स्टूडेंट का। अब उस वजन में कितने बच्चे आ रहे हैं उसको हमने टैली किया है, गणना इस तरीके से करते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5वां जो है वो इस तरीके से काटा हुआ है। तो ये हमारा एक वे हो गया प्रेजेंट करने का कि हमने इस तरीके से रोमन संख्याओं में लिखा और फिर उसको काट दिया, तो 5 नंबर का हमारा गणना हो गई। और उसके बाद ये है लास्ट में बालकों की संख्या जो कि अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से हम टेबल का प्रदर्शन करते हैं। अब हम इसके आगे आंकड़ों को किस तरीके से हम बार डायग्राम के द्वारा या फिर वृत्ताकार जो लेखा चित्र होते हैं, मतलब सर्कुलर डायग्राम के द्वारा किस तरीके से हम शो करेंगे वो देखते हैं। तो बार डायग्राम का मतलब दंड आरेख भी कहलाता है, जिसको कि हम हिंदी में दंड आरेख कहेंगे। वो किस तरीके से बनाते हैं उसको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी आंकड़ों का प्रदर्शन के लिए एक सारणी बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं और उनकी आय से संबंधित हम सारणी बना रहे हैं, तो इस तरीके से सारणी, इसमें कि सर्वप्रथम क्रम संख्या, दूसरा है आपका क्रम संख्या के बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ, जो भी हैं व्यक्ति उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रही हूँ, नाम। फिर है तीसरा जो, उसमें लिखेंगे हम तीसरे कॉलम में आय। अब क्रमांक संख्या में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आ जाएगा। जो नाम है उसमें हम कोई भी जो भी नाम रहेंगे ABCD मान लीजिए, और जो आय है वो हमारी 300, हम एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर लेकर के फिर आय लिखेंगे। तो ये रुपए में है। इस तरीके से ये आय का कॉलम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका हम बार डायग्राम या दंड आरेख किस प्रकार से खींचेंगे। ये सारणी का और भी बड़ी बनेगी, तो मैं अब आपको दंड आरेख के माध्यम से बता देती हूँ कि ये सारणी को हम किस तरीके से आगे बनाएंगे। देखिए सर्वप्रथम हम एक y एक्सिस पर और एक x एक्सिस पर 0 केंद्र बिंदु मानते हुए हमारा हम ये लाइन ले रहे हैं, जिसमें कि जो ये है ये 0 है, 0 एक्सिस पर। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से जो व्यक्ति हैं उनको ले लिया है। तो ये A, B, C, D, और ये जो हमारा ये वाला एक्सिस है, इस पर हमने एक जो 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज़, इस तरीके से हमने माना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला जो हमने आय की ए व्यक्ति की जो आय थी वो थी रुपीज़ 300 रुपीज़। तो अभी हमें 50, 100, 150, 200, 250 और ये 300। तो ए व्यक्ति
ये पूरा एक ग्राफ बन जाएगा 300 का। फिर ये जो बी है, बी व्यक्ति, इसकी आय हमने कितनी ली थी 250, तो 250 ली थी, तो ये 50, 100, 150, 200 एंड 250, दैट मीन्स ये यहाँ पर हमको ग्राफ में इस तरीके से इसको शो करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपका पूरा बार डायग्राम जो है ये बन जाता है। तो ये बार डायग्राम बनाने का तरीका हो गया, दंड आरेख बनाने का तरीका हो गया। मैं एक वृत्ताकार लेखा चित्र भी बना के दिखा रही हूँ कि वृत्ताकार लेखा चित्र किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का होता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 40% जो है वो भोजन पे और 15% मकान के किराए पर, फिर 40% भोजन के लिए, अपना जो सैलरी है उसका 40% भोजन के लिए, 15% मकान के किराए के लिए और 20% शिक्षा के लिए, फिर 25% अन्य कार्यों के लिए, को करने के लिए उपयोग में लाता है। तो इसका अब हमें वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है 360 डिग्री पर जो बनेगा। अब हम इसको सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो 40% है उसको 360 डिग्रीज में हम कैसे दिखाएंगे। तो जो 40% है उसके लिए हम सर्वप्रथम मानेंगे कि 100 रुपए में जो खर्च है वो कितना है 40, इसलिए 1 रुपए में कितना होगा 40 अपॉन 100, 40/100। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 360 डिग्री पे बनाना है हमें, तो ये 360 डिग्री पर ये कितना आएगा, तो हमने इस तरीके से किया इंटू 360। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 डिग्रीज। इस तरीके से बाकी सबको भी हम ज्ञात कर लेंगे और फिर इसके पश्चात हम इसको जो वृत्ताकार लेखा चित्र के माध्यम से, सर्कुलर ग्राफ के माध्यम से इसमें अलग अलग शो कर देंगे इस तरीके से बना करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।